नमस्कार। मेरा नाम अजय है और आप मेरे यूट्यूब चैनल अजय ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। आज हमारा जो विषय है वो है भारत में जो तीसरी अर्थव्यवस्था है या तीसरी सरकार है, हम उसके विषय में बात करेंगे यानी पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो हम देखेंगे कि पंचायत क्या है, हमारी भारतीय सभ्यता और एक संस्कृति की पहचान है। वो बताती है कि हमारी संस्कृति कैसी है, जो बुज़ुर्गों को लेके चलती है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो गाँव में प्रभावशाली लोग हैं या जिनकी पहचान अच्छी है, जिनके कार्य बड़े अच्छे रहे हैं सामाजिक कार्यों में, हम उनको लेकर चलने वाली हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं न कहीं पंचायत के नाम से जाती है। अगर पंचायत की बात करें तो क्या है कि गाँव के ऐसे 5 व्यक्ति जो काफ़ी प्रभावशाली हैं, जिनका गाँव में प्रभाव है, चाहे वो अपने कार्यों को लेकर हो, चाहे उनके व्यक्तित्व को लेकर हो, हम उनको पंचायत के रूप में, पंचों के रूप में नियुक्त करते थे और एक पंचायत का निर्माण करते थे। ठीक है? और क्या होता था कि पंचायत एक 5 चुने हुए लोगों का एक निकाय होती थी, जो कि हमारी समस्याओं और हमारे विकास के कार्यों को गति देते थे। ठीक है? और इनका एक निश्चित क्षेत्र हुआ करता था जिसे गाँव कहते थे। पर आज़ादी के बाद अगर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात की, जिससे कि लोगों की भागीदारी और सुनिश्चित की जाए और गाँव को और सशक्त किया जाए और बेहतर किया जाए। इसी क्रम में पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से सन 1993 में संविधान में 73वां संशोधन हुआ, जिसे पंचायती राज अधिनियम के रूप में जानते हैं, और ये हुआ 24 अप्रैल 1993 को। कहीं न कहीं अगर हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे, अगर चीज़ों को हम समझेंगे, तो इसी दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिससे क्या है कि इसी दिन पंचायत में जो है 73वां संशोधन लागू हुआ, जो पंचायतों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है? इसमें क्या था, सरकार ने क्या किया, संविधान में संशोधन करके पंचायतों को एक स्थानीय सरकार का दर्जा दिया, जिसे मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि तीसरी सरकार के रूप में मान्यता दी। ठीक है? और हालांकि ये जो व्यवस्था है, ये 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर ज़िले के, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर में लागू किया गया था। और इसको लागू करने के पीछे ये उद्देश्य था कि हम देखें कि अगर किसी जगह पर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाती है तो वहाँ क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब त्रिस्तरीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि पंचायतों को 3 स्तर में बांटा गया था, यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के नीचे जो व्यवस्था है वो है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से जो चुन के आते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, या बीडीसी मेंबर्स भी कह सकते हैं। और वहीं से चुनकर कौन आता है, और वहाँ से बीडीसी मेंबर्स चुने जाते हैं, और जो पंचायत का प्रधान जी का जो चुनाव है, प्रधान, वो सर्वसम्मति से वोट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है? जिसके लिए आपको पता है कि पंचायतों में चुनाव होते हैं और उसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर जो नियुक्त किए जाते हैं या जो चुनाव के माध्यम से आते हैं, वो ग्राम प्रधान, फिर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होता है। अब देखा जाए तो इसमें एक सबसे बड़ा एक मील का पत्थर क्या साबित हुआ कि इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया कि महिलाओं को भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। अगर इससे संशोधन से पहले की बात करें तो प्रधान सिर्फ पुरुष हो सकता था, महिलाएं जल्दी से, मतलब
इतनी जल्दी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक। और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए इसमें जो ये है 73वें संशोधन में 33% आरक्षण की बात की गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 73वें संशोधन में जो सबसे बड़ी बात क्या थी कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की स्थापना और उसका संगठन करना। वो क्या है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो पंचायती राज उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 2(6) के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी नगर निकाय या निर्वाचन नामावली या मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर ग्राम सभा बनेगी, है ना। यानी ग्राम सभा क्या है कि उस ग्राम पंचायत में जितने लोग हैं जो वोट देते हैं और उनकी उम्र 18+ है, वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे, है ना। अगर छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए सबसे बड़ी नियम क्या है कि वो 18+ होना चाहिए और उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ठीक है। और इस एक्ट में ये कहा गया कि प्रतिवर्ष 2 बैठकें निर्धारित की गई। 2 बैठकें यानी कि पहली बैठक खरीफ की फसल काटने के तुरंत बाद, और दूसरी बैठक पहली बैठक होगी और दूसरी बैठक है जो रबी की फसल कटने के बाद मानी जाएगी, है ना। तो जो बैठक होगी वो खरीफ और रबी दोनों की जब कटाई हो जाएगी तो बैठक करना अनिवार्य है। पर अगर किसी उसमें ये मतलब ये अनिवार्यता नहीं है कि हम 2 ही बैठक करेंगे। हम साल में महीने में 2 बैठक भी कर सकते हैं, 3 बैठक कर सकते हैं। पर नियम क्या है उसके लिए? नियम यह है कि ग्राम सभा के सदस्यों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस डेट को, इस समय में एक ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। तो उसका माध्यम क्या होगा? डुगडुगी पिटवा के या पर्चे बांटकर या सार्वजनिक स्थलों पर पर्चे चस्पा करके हम बैठक की सूचना देंगे, और ये कम से कम 15 दिन पहले लोगों को सूचित किया जाएगा, ठीक है। और इसकी सूचना कौन देगा, किसके द्वारा होगा? तो वो होगा प्रधान जी के द्वारा की अध्यक्षता में इस तरह की सूचना को निकाला जाएगा या बताया जाएगा, ठीक है, जो लोगों को बताएंगे। इसके बाद बैठक बुलाएगा कौन? तो बैठक कौन बुलाएंगे? मैंने आपको जैसे अभी बताया कि प्रधान जी बुलाएंगे, है ना। और ये इस उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में ये अधिनियम जो है 1947 के नियम संख्या 33 में ये बताया गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी और किसी भी समय असाधारण और असामान्य सामान्य बैठक बुलाई जा सकती है। यानी कि ये निर्धारित नहीं है कि हम कभी भी बैठक नहीं बुला सकते। आप अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे बाढ़ की स्थिति आ गई या सूखा पड़ गया या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें तुरंत निर्णय लेना है, तो उसमें तुरंत बैठक भी बुलाई जा सकती है। पर इसके लिए क्या है कि कम से कम 1/5 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित रूप से, लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाए, ठीक है। और पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। यदि ग्राम प्रधान बैठक नहीं बुला पाता है या नहीं बुलाता है, तो उस स्थिति में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 60 दिनों के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, है ना। और इसमें 1/5 सदस्यों के का कोरम होना ज़रूरी है, अन्यथा बैठक पूरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और जो भी बैठक होगा उसमें एक एजेंडा रजिस्टर है, उसमें ये लिखा जाएगा कि पहले ये बताया जाएगा कि पिछली जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ, उसमें क्या निर्णय हुए या किस लिए वो बैठक की गई थी। उसके बाद अभी जो क्या बुलाया गया उसका एजेंडा पढ़ के बताया जाएगा और उसमें क्या निर्णय लेना है, किस तरह के कार्य करवाने हैं, वो बताया जाएगा। ग्राम सभा के कार्य क्या हैं? ग्राम सभा के कार्य क्या हैं कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए स्वैच्छिक रूप से श्रमदान करना, है ना,
अंशदान करना, यानी कि जैसे पेड़ लगाना है या और भी तरह के जो कार्य है उसमें श्रमदान करना, है ना। अंशदान के रूप में आप कुछ दान दे सकते हैं, लोगों को प्रेरित करना या लोगों को प्रेरित करके ग्राम पंचायत के कार्यों को लिए उनको अंशदान दिलवाना। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों का चयन करना। अब कोई प्रभावशाली व्यक्ति है बट वो वास्तविक लाभार्थी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको लाभ मिलेगा योजनाओं का। इसलिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जितने भी हमारे योजनाएं हैं उसके लिए वास्तविक और जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है उनको ही योजनाओं का लाभ दिया जाए। ठीक है। वार्षिक कार्य योजना, यानी वार्षिक कार्य योजना जिसको जीपीडीपी के नाम से भी जानते हैं, यानी ग्राम पंचायत विकास योजना, उसमें सहभाग करके, उस बैठक में सहभाग करके जीपीडीपी बनाने में लोग ग्राम पंचायत को सहयोग करना, ताकि एक अच्छी जीपीडीपी बन पाए जिससे ग्राम पंचायत के विकास के कार्यों को बेहतर गति दी जा सकती है। ठीक है। अब जब हम त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के अंदर में आ रहा है ग्राम सभा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो बलवंत राय मेहता को जाता है। ये साहब एक सांसद थे और इनकी ही सदस्यता में, इनकी ही देख रेख में एक समिति का गठन हुआ जिसको बलवंत राय मेहता समिति गठित किया जाता कहते हैं, बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। और उस समिति ने लगभग 5 साल तक चीज़ों को एनालाइज़ किया, समझा, और उसके बाद उनके जो निर्णय थे उनका ये था कि जो पहले व्यवस्था थी कि सीधा ग्राम पंचायतें थी, गांव थे और मुखिया होता था, प्रधान होता था। प्रधान क्या करता था कि चीज़ों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास